आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, जहां आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी की बड़ी और अहम बैठक होगी, जहां बैठक में चुनावी तैयारियों का रोड मैप तय होगा और मौजूदा और आगामी अभियानों को लेकर चर्चा भी की जाएगी। इसके अलावा पन्ना समिति, बूथ कमेटी से लेकर लोकसभा संचालन समिति को लेकर भी चर्चा होगी। साथ ही अयोध्या में होने वाले 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी आज मंथन हो सकता है। बता दें कि बीजेपी मुख्यालय में सीएम योगी की अध्यक्षता में यह मंथन होगा, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ ही केशव प्रसाद मौर्य, राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े समेत कई मंत्री बैठक में हिस्सा लेंगे। दरअसल बीजेपी ने अब की बार 400 पार का नारा बुलंद किया है। वहीं यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य भी तय किया है, जिसको लेकर आज बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर एक बड़ी और अहम बैठक होनी है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिवाकर इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर, देखिए, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज यूपी प्रदेश मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी और अहम बैठक होनी है। इस बैठक में कौन कौन मौजूद रहेगा और इस बैठक में किस तरीके से आज चर्चा हो सकती है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर? बिल्कुल मुस्कान, देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठकें कर रही है। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं पी एल संतोष, वो भी आए तो उन्होंने बैठक की थी। जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने भी बैठक की थी। एक बार फिर से बैठक का दौर जो है वो आज चालू होगा और इस बार जो राष्ट्रीय महामंत्री है विनोद तावड़े, वो बैठक लेंगे। और जाहिर बात है कि बैठक दो मुद्दे पर होगी। पहला मुद्दा होगा कि राम मंदिर में जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, इसको किस तरीके से ऐसा इवेंट बनाया जाए, किस तरीके से इसको लेके माहौल बनाया जाए जिसका फायदा 2024 को लोकसभा चुनाव में उठाया जा सके। दूसरी बैठक होगी कि किस तरीके से उन मुद्दों को आगे बढ़ाया जाए 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, जो कि कहीं कहीं बीजेपी के लिए फायदेमंद हो। और कौन कौन से ऐसे मुद्दे उत्तर प्रदेश में हैं जो कि बीजेपी के लिए फायदेमंद और विपक्ष के लिए कहीं न कहीं घाटे का सौदा हो सकती है। तो इन्हीं सब चीजों की रणनीति बनाने के लिए आज ये बैठक होगी। इस बैठक में देखिए, दोनों डिप्टी सीएम जो है वो शामिल रहेंगे और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, राष्ट्रीय जो प्रदेश संगठन मंत्री हैं धर्मपाल सिंह, वो मौजूद। इनके साथ तमाम पदाधिकारी और मंत्री जो है मौजूद रहेंगे, जिससे कि आगे की रणनीति सरकार और संगठन के बीच समन्वय बनाते हुए बनाई जा सके। बिल्कुल दिवाकर, देखिए, बीते दिनों कांग्रेस ने औपचारिक तौर पर अब यह ऐलान कर दिया है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में वो शामिल नहीं होंगे। क्या आज की बैठक में कांग्रेस को घेरने की भी तैयारी करते हुए सभी नेता नजर आ सकते हैं क्या? जाहिर सी बात है कि अब इस मुद्दे को आगे बढ़ाया जाएगा और कहीं न कहीं इसकी रणनीति भी आज तैयार जरूर की जाएगी कि जिस तरीके से सोनिया गांधी ने और खड़गे ने राम मंदिर की जो रामलला प्राण प्रतिष्ठा हो रही उसका निमंत्रण अस्वीकार किया है, तो जाहिर बात उसको किस तरीके से उसको लेके माहौल बनाया जाए, कांग्रेस को घेरा जाए, विपक्ष को घेरा जाए, इस चीज को लेके, इस रणनीति को लेकर जरूर चर्चा होगी। जी बिल्कुल, धन्यवाद दिवाकर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस का पश्चिमी यूपी पर खास फोकस है। लगातार कांग्रेस वेस्ट यूपी में अपने खोए जनाधार को हासिल करने का काम कर रही है और पार्टी ने पिछले दिनों पश्चिमी यूपी में कई मुस्लिम चेहरों को सदस्यता भी दिलाई है। वहीं यूपी जोड़ो यात्रा का आगाज भी सहारनपुर से किया गया था। वहीं अब जोनल संवाद कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत भी पश्चिमी यूपी से हो रही है। कांग्रेस अपने जोनवार संवाद कार्यशालाओं की शुरुआत मेरठ से करने जा रही है और मेरठ के पीएल वर्मा स्मारक में यह सम्मेलन होगा और मिली जानकारी के मुताबिक 1 से 18 जनवरी तक 6 जिलों में कार्यक्रम होंगे। मेरठ, कानपुर, मथुरा, गोरखपुर, वाराणसी और लखनऊ में जोन संवाद कार्यक्रम होगा और बैठक में जोन के प्रभारी राष्ट्रीय सचिव भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कार्यक्रम में कांग्रेस महासचिव अविनाश पांडे, अजय राय समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। आमिर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए आमिर, लगातार पश्चिमी यूपी पर कांग्रेस का खास फोकस है और यही वजह थी कि यूपी जोड़ो यात्रा की शुरुआत भी कांग्रेस ने पश्चिमी यूपी से की थी। ऐसे में अब प्रदेश में जोनल संवाद और कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, उसकी शुरुआत भी पश्चिमी यूपी से की जा रही है। जी मुस्कान, देखिए, हम आपको बता दें, कांग्रेस ने जो है पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यूपी जोड़ो यात्रा निकाली। अब उस कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में जो है जोनल संवाद एवं कार्यशाला का आयोजन करेगी।
ये 11 से लेकर 18 जनवरी तक 6 जिलों में ये कार्यक्रम होंगे। इसमें जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं अविनाश पांडे और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, ये शामिल होंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे और उनको जीत का मंत्र देंगे और जानेंगे कि जो है क्या कमियां हैं जिनको दूर किया जाए। मेरठ, कानपुर, मथुरा और गोरखपुर और वाराणसी और लखनऊ, ये इन जिलों में जो है ये संवाद के कार्यक्रम किए जाने हैं। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आमिर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूपी में बारिश का दौर अब थम गया है, लेकिन ठंड अब और बढ़ेगी। जहां मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में भीषण ठंड की संभावना जताई है, वहीं प्रदेश में बुधवार को अधिकतम तापमान 13 से 19 और न्यूनतम तापमान 5 से 14 डिग्री के आसपास दर्ज किया है। साथ ही तापमान में अभी और गिरावट दर्ज की जाएगी। और बता दें कि आज 41 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और कड़ाके की ठंड को देखते हुए कानपुर और लखनऊ के डीएम ने 13 जनवरी तक 8वीं तक के स्कूल को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। तो अब यूपी में और ठंड बढ़ने की संभावनाएं जताई गई है और आज 41 जिलों में घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि अभी तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है, यानी कि तापमान में और गिरावट देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से स्कूल बंद किए गए हैं। और साथ ही लोगों को लगातार आदेश दिया जा रहा है, निर्देश भी दिया जा रहा है कि बिना काम के घरों से बाहर ना निकलें। और यूपी के 11 शहरों में कोल्ड डे की आज चेतावनी दी गई है। बारिश तो थम चुकी है, लेकिन ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। अगर धूप भी निकल रही है तो तेज हवाओं और सर्द हवाओं की वजह से लोगों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है। वहीं 41 जिलों में आज घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है और 8वीं तक के सभी स्कूलों की छुट्टी तक बढ़ाई गई है। घने कोहरे की वजह से यह फैसला लिया गया है। साथ ही लगातार गिरते तापमान और बढ़ती ठंड की वजह से अब स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है और 8वीं तक के बच्चों की फिलहाल छुट्टी और बढ़ा दी गई है। और मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में भीषण ठंड की और संभावनाएं जताई हैं। और प्रदेश में अगर बुधवार की बात करें तो बीते दिनों तापमान 13 से 19 और न्यूनतम तापमान 5 से 14 डिग्री तक दर्ज किया है। और मौसम विभाग ने आज भी घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है और सुबह प्रदेश की राजधानी लखनऊ में घना कोहरा छाया रहा। अगर सुबह 6 बजे की बात की जाए तो विजिबिलिटी 15 मीटर तक पहुंच गई थी। और कानपुर, इलाहाबाद में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। हालांकि 8 बजे तक कोहरा कुछ कम हुआ। फिलहाल कोहरा अभी भी कम हो चुका है, तकरीबन 10:15 का समय हो चुका है, लेकिन तेज हवाएं और सर्द हवाएं लोगों को और ज्यादा ठिठुरा रही हैं। लोग और ठिठुर रहे हैं और लोग लगातार अलाव का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि जो तापमान है वो तेजी से गिर रहा है और लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। और आज यूपी के 11 शहरों में कोल्ड डे की चेतावनी दी गई है और सर्दी का सितम लगातार यूपी में जारी है। और पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर अब यूपी में भी देखने को मिल रहा है। लगातार तापमान गिर रहा है और ठंड लोगों की परेशानियों को बढ़ा रही है। ऐसे में बुजुर्गों और बच्चों को साफ तौर पर हिदायत दी जा रही है कि वो खुद को ढक के रखें और साथ ही साथ अगर कोई काम ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। फिलहाल 8वीं तक स्कूलों की छुट्टी बढ़ा दी गई है और अभी और छुट्टी बढ़ने के आसार है, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक अभी आगामी कुछ दिनों तक प्रदेशवासियों को ठंड से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। पवन प्रयागराज से इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए बारिश तो थम गई है और धूप भी कई कई इलाकों में निकल रही है, लेकिन जो सर्द हवाएं हैं वो लोगों की परेशानियों को बढ़ाती हुई लगातार नजर आई है। ऐसे में आज अगर हम प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें, सुबह विजिबिलिटी बहुत कम रही है और अभी भी सर्द हवाएं लगातार लोगों को ठंड से ज्यादा परेशान कर रही हैं। प्रयागराज में मौसम का मिजाज कैसा है पवन? बिल्कुल मुस्कान, देखिए पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी से जहां प्रयागराज सहित जो आसपास के जनपद है, जो आसपास के प्रदेश है, वो भी कहीं न कहीं प्रभावित नजर आ रहे हैं। अगर हम प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज के बीते कई दिनों से लगातार मौसम का जो उल्टा प्रदेश है, मौसम का जो बदलाव है, मौसम का मिजाज लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम मौजूदा समय की बात करें तो इतना करीब सवा बज रहे हैं और मौसम का मिजाज है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे शाम का वक्त है। और क्योंकि लगातार जो सर्द हवाएं हैं वो लोगों को परेशान कर रही है और लगातार जो मौसम है वो लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में मौसम विभाग ने आज तथा आने वाले कई और दिनों तक इस तरीके से मौसम रहने की संभावना है।
हालांकि अगर स्कूलों की हम बात कर रहे हैं तो सरकार द्वारा आज तक इन स्कूलों को बंद करने का ऐलान किया गया है, लेकिन जिस तरीके से ठीक है पवन, आपसे दोबारा संपर्क स्थापित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन देखिए बारिश थम गई है और ठंड और ज्यादा बढ़ेगी और लगातार जो ठंड है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। तापमान में भारी गिरावट हो रही है और मौसम विभाग ने आगामी कुछ दिनों के लिए भी अलर्ट जारी किया है और आज 41 जिलों में कोल्ड डे के लिए मौसम विभाग ने खास तौर पर लोगों को नसीहत दी है कि वो एहतियात बरतें, घरों से बाहर ना निकले। सबसे ज्यादा बच्चों और बूढ़ों को अपना ध्यान रखने की जरूरत है। वापस पवन का रुख करते हैं। पवन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, देखिए सरकार की तरफ से लगातार अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, कंबल बांटे जा रहे हैं, रैन बसेरों की भी व्यवस्था करने के निर्देश सरकार ने दिए हैं। क्या प्रयागराज में सरकार के आदेशों का पालन करते अधिकारी नजर आ रहे हैं क्या? अहम सवाल है और सवाल पे अगर हम जमीनी स्तर की बात करें तो निश्चित रूप से प्रयागराज की कुछ तस्वीरें हैं वो कहीं न कहीं सवालिया निशान खड़ा कर रही है। हालांकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा साफ तौर पर आला अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि किसी भी तरीके से लोगों को ठंड में किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो, रैन बसेरे बनाए जाए, जगह जगह अलाव की व्यवस्था की जाए। लेकिन अगर हम प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज शहर में ये तस्वीरें तो कहीं न कहीं संतोषजनक नजर आती है। लेकिन जैसे हम प्रयागराज शहर से थोड़ा सा बाहर आते हैं, हालांकि ये सीमाएं भी नगर निगम में आती है, लेकिन कई स्थानों पर हमने ये देखा कि नगर निगम द्वारा लिस्ट जारी कर दी गई है कि इन स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है, लेकिन जमीनी स्तर पर उन स्थानों पर अलाव की व्यवस्था नहीं की गई। तो कहीं न कहीं ये जो सवाल है वो साफ तौर पर नगर निगम के कार्यशैली पर भी सवाल उठा रहे हैं। और जिस तरीके से मौसम लगातार प्रयागराज में बदल रहा है, पिछले कई दिनों तक लगातार बारिश हुई, ऐसे में जो मौसम है वो लगातार अपना मिजाज बदल रहा है। ऐसे में साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो बूढ़े हैं, जो बच्चे हैं, वो अपने आप को ठंड से बचाएं, बिना काम के घरों से बाहर न निकले, अपने आप को ढक कर रखें। और ऐसे में बच्चों को बचाने के लिए 8 तक की जो स्कूलें हैं उनको भी बंद करने का आदेश दिया गया है। और जिस तरीके से मौसम, ऐसे में ये साफ तौर पर तस्वीरें दिख रही है कि कहीं न कहीं आने वाले दिनों में जो स्कूलें हैं उनकी छुट्टियां और बढ़ा दी जाएंगी, क्योंकि लगातार जो मौसम है वो अपना मिजाज बदल रहा है। अगर मौजूदा बिल्कुल, देखिए पवन, संगम प्रयागराज जहां इस वक्त माघ मेले की तैयारी चल रही है, क्या बढ़ती हुई ठंड और गिरते हुए तापमान का असर माघ मेले की तैयारियों पर भी पड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए ये लोगों के मन में ये सवाल जरूर आता है मुस्कान, लेकिन प्रयागराज एक ऐसी धर्म की नगरी है और हम बीते कई वर्षों की बात भी अगर करें तो ऐसे कई वर्ष जो बीते हैं जिसमें लगातार ठंड की चपेट पूरा शहर झेल रहा था। लेकिन जब माघ मेला आता और जब इस तरीके के जो कोई आयोजन होते, खासकर से माघ मेले की बात करें तो निश्चित रूप से जो आस्था है वो कहीं न कहीं मौसम पर भारी नजर आती है। क्योंकि हमने बीते वर्ष भी देखा जब 2019 में महाकुंभ का जैसा आयोजन हुआ था, जिसमें करीब देश के कोने कोने से 23 करोड़ श्रद्धालु आए थे। और इसी भीषण ठंड में लोग सोचिए कि सुबह से ही, भोर से ही लगातार लोग गंगा, यमुना, जिसमें सरस्वती में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो संगम नगरी का माघ मेला है या जो आने वाला जो महाकुंभ है, कहीं न कहीं ये जो दर्शाता है कि आस्था वो है मौसम से भारी है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद पवन इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रयागराज में भी मौसम का मिजाज काफी बदला हुआ नजर आया और साफ तौर पर हमारे सहयोगी ने कहा कि आगामी माघ मेले की तैयारियों पर भी जो कड़कड़ाती हुई ठंड है वो असर डाल रही है। फिलहाल बुजुर्गों और बच्चों के लिए एहतियात लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जो डॉक्टर्स हैं वो भी लगातार ये कह रहे हैं कि बच्चे और बुजुर्ग अपना ज्यादा ध्यान रखें और यही वजह है कि स्कूलों की भी फिलहाल छुट्टियां बढ़ा दी गई है और आगामी कुछ दिनों के लिए अटकलें हैं कि छुट्टियों को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि लगातार तापमान में गिरावट हो रही है। और मौसम विभाग ने साफ तौर पर एक एडवाइजरी जारी करते हुए यह कहा है कि आगामी कुछ दिनों तक भीषण ठंड से छुटकारा नहीं मिलने वाला है और अभी भी घने कोहरे से लोगों को दो चार होना पड़ेगा और ये लगातार लोगों की परेशानियों को बढ़ा रहा है। और घने कोहरे की वजह से जो सड़क हादसे हैं उनमें भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। अपील लोगों से की जा रही है कि वो सड़कों पर वाहन धीरे चलाएं, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार हादसे की तस्वीरें देखने को मिल रही है और कई जनपद ऐसे हैं जहां पर कम विजिबिलिटी की वजह से सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आए हैं। ओवैस इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ओवैस, अगर हम सुबह 6 बजे की मौसम की बात करें तो विजिबिलिटी बहुत कम थी और घना कोहरा बहुत था। अभी अगर हम वक्त की बात करें तो तकरीबन 10-20 समय हो रहा है। इस वक्त लखनऊ का मौसम कैसा है ओवैस? जी देखिए मुस्कान, बिल्कुल अगर हम बात करें तो बारिश है और बारिश के बाद जो कोहरा, जो लगातार कोहरे की जो विजिबिलिटी है, सुबह की अगर हम बात करें तो
सुबह 6 बजे के 5 बजे के टाइम तो ऐसी विजिबिलिटी थी कि सामने से कुछ दिखाई तक नहीं दे रहा था। तो अगर हम इस टाइम की बात करें तो इस टाइम थोड़ा कोहरा छटा है, लेकिन ठंड, हवाएं और गलन की वजह से जो है का प्रकोप लगातार जारी है। और इस समय जो कोहरा है, इस समय भी कोहरा है, लेकिन सुबह की अगर भांति अगर हम देखें तो इस समय कोहरा थोड़ा कम हुआ है। लेकिन अगर हम ठंड की बात करें तो ठंड जो है वो लगातार बरकरार है। जी मुस्कान। ओवैस, देखिए, सरकार की तरफ से एक बड़ी बात कही गई थी कि सार्वजनिक जगहों पर हीटर्स लगाए जाए और अगर हीटर्स नहीं है तो अलाव की व्यवस्था की जाए। क्या लखनऊ की सड़कों पर सरकार के आदेशों का पालन होती हुई तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें मुस्कान के कई ऐसी जगहें हैं जहां पर तो अलाव का इंतजाम किया जाता है। लगातार जो नगर निगम द्वारा अलाव का इंतजाम किया जा रहा है, लेकिन अभी भी कई ऐसे चौराहे हैं, कई ऐसे नुक्कड़ जो गरीब जनता है, जो बाहर सो रहे हैं, जिनके पास रहने के लिए कुछ नहीं है, कोई सामान नहीं है। अभी भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहां नगर निगम वो लकड़ी नहीं पहुंचा पा रहा है, जिससे अलाव नहीं जल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ठंड का प्रकोप तो है, लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पे नगर निगम पहुंचा रहा है, लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पे नगर निगम लकड़ी नहीं पहुंचा पा रहा है, जिससे जो जनता है वो लगातार जो है ठंड से जो है प्रकोप में ग्रसित है। और बिल्कुल ओवैस, लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, तापमान में गिरावट लगातार देखने को मिल रही है और अगर सूर्यदेव के दर्शन भी हो रहे हैं तो जिस तरीके से सर्द हवाएं चल रही हैं, ऐसे में लोगों की जो परेशानियां हैं वो बढ़ती हुई भी नजर आई है, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मौसम विभाग की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसकी बड़ी बातें क्या है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, मौसम विभाग की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है, मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट घोषित किया गया है कि ठंड से बचें आप और बाहर ना निकलें, और जो तमाम जो आप अलाव जलाएं और ठंड से बचने के जितने भी उपाय हैं वो प्रयोग करें। और अगर कोहरा गिर रहा है, शाम को विजिबिलिटी नहीं है, या सुबह कोहरा गिर रहा है, सुबह विजिबिलिटी नहीं है, तो उस समय ड्राइविंग ना करें, क्योंकि ड्राइविंग आपने मुस्कान देखा होगा कि कम विजिबिलिटी के चलते लगातार सड़क हादसे सामने निकल कर आ रहे हैं। तो ड्राइविंग ना करें और अलाव जलाएं, और इस तरीके से तमाम जो अलर्ट हैं मौसम विभाग ने, घर से बाहर ना निकले, ज्यादा ठंड हो जाए, ज्यादा रात हो जाए तब भी ना निकलें घर से बाहर, ताकि कोई दुर्घटना ना हो सके। तो इस तरीके से तमाम जो मौसम विभाग है तमाम अलर्ट जारी कर रहा है, और जिसको लेकर जो ठंड है, ठंड से बचने के लिए तमाम तरीके के लोग उपाय भी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद ओवैस इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यूपी में बारिश का जो दौर है वो तो फिलहाल थम गया है, लेकिन आज 11 शहरों में कोल्ड डे की चेतावनी जारी की गई है और साथ ही साथ अभी मौसम विभाग की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि प्रदेश वाले लोगों को फिलहाल अभी सर्दी से राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि पहाड़ी इलाकों पर लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसका असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ रहा है और मैदानी इलाकों में सर्द हवाएं लोगों की परेशानियों को बढ़ा रही है। सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा है, विजिबिलिटी बहुत कम है और आज सुबह 6 बजे प्रदेश की राजधानी लखनऊ की विजिबिलिटी तकरीबन 50 मीटर ही दर्ज की गई है। ऐसे में अभी आगामी कुछ दिनों के लिए भी यही अलर्ट जारी किया गया है, स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है और आज भी कई जिलों में बारिश होने के आसार जताए गए हैं। और कानपुर और लखनऊ में 8वीं तक के स्कूल बंद रखने के साथ ही यह आदेश दिया गया है कि 9वीं से ऊपर की क्लास सुबह 10 बजे से महज दोपहर 3 बजे तक ही संचालित की जाएंगी, जिसके लिए सभी एसीएम को निर्देश दे दिए गए हैं कि स्कूलों में आदेश का पालन नहीं होने पर संबंधित स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और लखनऊ में आज भी घना कोहरा छाया हुआ था, फिलहाल 10:30 का समय हो चुका है, कोहरा घटा है लेकिन ठंड लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और मौसम विभाग का अनुमान है कि लखनऊ में दोपहर होते होते धूप निकल आएगी, लेकिन शाम होते ही कोहरा एक बार फिर से बढ़ेगा। और अगर बुधवार की बात की जाए तो बुधवार को यानी कि बीते दिनों लखनऊ का पूरा दिन सर्द रहा था, घने बादलों के साथ हल्की फुल्की जो बूंदाबांदी है उसने भी गलन को और ज्यादा बढ़ा दिया है।
और कोहरे के चलते यातायात पर भी प्रभाव पड़ रहा है। फ्लाइट्स कुछ कैंसिल हो चुकी हैं, कई फ्लाइट्स लगातार लेट चल रही है और अगर हम ट्रेन की बात करें तो 8-8, 9-9 घंटे तक की जो ट्रेन है वो लेट चल रही है, क्योंकि घने कोहरे की वजह से जो ट्रेन है उसकी भी रफ्तार पर कहीं ना कहीं ब्रेक लग गया है। और इस साल जनवरी की शुरुआत बारिश के साथ हुई है। जैसा कि मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था कि इस साल की शुरुआत बारिश के साथ होगी, ठीक वैसा ही हुआ और बीते 10 दिनों में सिर्फ यूपी में 2.4 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड की गई है और ये औसत बारिश 3.5 मिलीमीटर के मुकाबले 30% कम दर्ज की गई है। और मौसम विभाग के मुताबिक अब बारिश का दौर थम गया है और अब कड़ाके की ठंड का दौर जारी रहेगा। हाँ ठीक है। अब सीधा रुख करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ का, जहां उनका संबोधन लगातार जारी है। लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर और आगरा, बरेली तथा अयोध्या में आज इंडिगो अपनी हवाई यात्राएं सफलतापूर्वक संचालित कर रही है। मेरे सामने जो मुझे अवगत कराया गया कि 2009 में प्रारंभ हुई लखनऊ एयरपोर्ट से जो पहली उड़ान थी, आज वह 13 कनेक्टेड राष्ट्रीय गंतव्य स्थल के लिए और 84 उड़ानें इनके माध्यम से प्रतिदिन इंडिगो के द्वारा अकेले यहां से उपलब्ध कराई जा रही है। ऐसे ही वाराणसी में 2014 से 6 कनेक्टेड राष्ट्रीय गंतव्य स्थलों के लिए 34 उड़ानें प्रतिदिन इंडिगो के द्वारा उपलब्ध है। गोरखपुर एयरपोर्ट से 2018 से प्रारंभ हुई वर्तमान में 4 कनेक्टेड राष्ट्रीय गंतव्य स्थलों के लिए 6 उड़ानें उपलब्ध कराई जा रही हैं और प्रयागराज से 2018 में प्रारंभ हुई 10 कनेक्टेड राष्ट्रीय गंतव्यों स्थलों के लिए 11 उड़ानें प्रतिदिन उपलब्ध हैं। आगरा में 6 कनेक्टेड राष्ट्रीय गंतव्य स्थलों के लिए 6 उड़ानें प्रतिदिन, कानपुर में 3 कनेक्टेड राष्ट्रीय गंतव्य स्थलों के लिए 3 उड़ानें प्रतिदिन, बरेली में 3 कनेक्टेड राष्ट्रीय गंतव्य स्थलों के लिए 3 उड़ानें प्रतिदिन और अयोध्या में 3 कनेक्टेड राष्ट्रीय गंतव्य स्थलों के लिए 3 उड़ानें प्रतिदिन उपलब्ध करवाने की जो ये कार्रवाई है वह अयोध्या आने के इच्छुक हर व्यक्ति के लिए यह एक नया माध्यम बना है। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8-10 वर्षों के अंदर पैसेंजर की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है। अगर हम इन सबको देखते हैं, 2016-17 में लखनऊ के लिए कुल 39,68,000 पैसेंजर प्रतिदिन वायु सेवा का उपयोग करते थे। आज यह संख्या बढ़कर के 52,20,000 से अधिक हुई है। वाराणसी में 19,16,000 से बढ़कर के 25,21,000 हुई है। गोरखपुर में 54,000 से बढ़कर के 7,18,000 और प्रयागराज में 45,000 से बढ़कर के 5,71,000 यह पैसेंजर यह प्रतिवर्ष
आज इसमें बढ़ोतरी हम लोग इस रूप में देख सकते हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अहमदाबाद अयोध्या या अयोध्या अहमदाबाद के बीच में जो ये सेवा प्रारंभ हो रही है, तो अहमदाबाद और गुजरात से जुड़े हुए श्रद्धालु जनों को अयोध्या आने में, इस सेवा का उपयोग करने में और आसानी से अयोध्या तक पहुंच बनाने में उन्हें मदद मिलेगी। या अयोध्या से अहमदाबाद या सूरत या सोमनाथ या द्वारिका धाम या अन्य पवित्र स्थलों की यात्रा करने के लिए जो भी श्रद्धालु जाने का इच्छुक होगा, या आसानी से वायु सेवा उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर पाएगी। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज से 5 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले यह एक कल्पना थी। राज्य सरकार की वहां पे एक छोटी सी एयर स्ट्रिप थी जो मात्र 167 एकड़ में संचालित होती थी, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जब रुचि ली, राज्य सरकार ने 821 एकड़ लैंड एक समय सीमा में एयरपोर्ट अथॉरिटी को उपलब्ध कराया। और मैं धन्यवाद दूंगा माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, जिन्होंने रुचि लेकर के अयोध्या के इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण को एक समय सीमा के अंदर पूरा भी कराया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से राष्ट्र को समर्पित भी करवाया। और आज अयोध्या हर व्यक्ति आने का इच्छुक दिखाई देता है। स्वाभाविक रूप से वायु सेवा उसके लिए सबसे आसान माध्यम हो सकता है। अयोध्या देश का धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन की दृष्टि से सबसे बेहतरीन स्थलों के रूप में विकसित हो चुका है। सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से और वायु मार्ग से, ये तीनों प्रकार की बेहतरीन कनेक्टिविटी आज अयोध्या के लिए उपलब्ध हो चुकी है। 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के अवसर पर देश से आने के जितने भी प्रमुख अतिथिगण हैं, मेरा अनुमान है कि 22 जनवरी को अयोध्या एयरपोर्ट पर लगभग 100 चार्टर्ड प्लेन लैंड करेंगे और ये अयोध्या के आने वाले पोटेंशियल को भी हम सबको एक राह दिखाएगा। इस अयोध्या को लोगों ने पहले पहचानने का प्रयास क्यों नहीं किया, इस आस्था का पहले सम्मान क्यों नहीं हो पाया। और ये केवल आस्था ही नहीं, बल्कि आस्था के सम्मान के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी एक नई गति देने में सहायक होगा। लाखों नौजवानों के जीवन को भी एक नई गति देने में अयोध्या का महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट सहायक होगा। इन सभी कार्यक्रमों में रुचि लेने के लिए और सहयोग करने के लिए मैं नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अयोध्या के अपने लोकप्रिय सांसद श्री लल्लू सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि 821 एकड़ लैंड एक समय सीमा के अंदर अधिग्रहण करने में स्थानीय जनता के साथ इन लोगों ने बेहतरीन संवाद बनाया और उस संवाद के माध्यम से इसे अधिग्रहण करने में अपना योगदान दिया। और आज हम सब इस कार्यक्रम के माध्यम से नई नई उड़ानें प्रतिदिन अयोध्या के लिए जोड़ते जा रहे हैं। और 22 जनवरी का कार्यक्रम और 22 जनवरी से होने वाले इस उत्सव के साथ हम पूरे देश को और दुनिया को अयोध्या के साथ जोड़ने में सहायक होंगे। एक बार फिर से इंडिगो को अयोध्या अहमदाबाद के बीच इस नई वायु सेवा प्रारंभ करने के लिए हृदय से धन्यवाद। भारत सरकार के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए 22 जनवरी के कार्यक्रम को हम सकुशल एक नए दिव्य और नव्य अयोध्या के रूप में
प्रस्तुत करने में सफल हो पाएंगे। इस विश्वास के साथ इस पूरे अभियान के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और राज्य सरकार के द्वारा हर प्रकार के सहयोग के लिए भी अपनी प्रतिबद्धता को पुनः दोहराते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय जय श्री राम। में जुड़े थे, जिन्होंने साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है और साथ ही कहा है कि अब अयोध्या वासियों के लिए अहमदाबाद जाना और गुजरात के वासियों के लिए अयोध्या आना बेहद आसान हो चुका है, क्योंकि आज पहली फ्लाइट का संचालन शुरू होगा। अब रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां आज लगातार मौसम विभाग ठंड को लेकर एडवाइजरी जारी कर रही है। इसी बीच आज 41 जिलों के लिए घने कोहरे और भीषण ठंड को लेकर एक अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने एक बड़ी जानकारी यह भी साझा की है कि आगामी कुछ दिनों के लिए फिलहाल प्रदेशवासियों को ठंड से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। पहाड़ी इलाकों पर लगातार हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों पर भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी लगातार सक्रिय है और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी बुजुर्गों और बच्चों के लिए गाइडलाइन जारी की है और साथ ही ये भी कहा है कि अगर कोई काम ना हो तो बच्चे और बुजुर्ग घरों से बाहर ना निकले। और लगातार घने कोहरे का असर यातायात पर भी प्रभाव डाल रहा है। फ्लाइट्स और ट्रेन्स कई ऐसी है जो कैंसिल हो चुकी है और कई ट्रेन ऐसी हैं जो कई घंटे लेट चल रही हैं। और अगर सड़कों की बात करें तो सड़कों पर भी वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार सड़क हादसों की भी तस्वीरें सामने आ रही है, क्योंकि घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत ही कम है। और प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज सुबह 6 बजे विजिबिलिटी तकरीबन 50 मीटर दर्ज की गई है, जिसके बाद से ही लगातार लोगों के बीच अलर्ट जारी करने का काम किया जा रहा है। और साथ ही साथ अब सरकार भी सक्रिय हो चुकी है। अधिकारियों को लगातार निर्देश दिया जा रहा है कि वो सार्वजनिक स्थानों पर हीटर की व्यवस्था करें। अलाव जलाने के भी निर्देश दिए गए हैं, जिसके लिए लगातार अधिकारियों को कहा जा रहा है कि वो हर एक चीजों पर अपनी नजर पैनी रखे। और साथ ही साथ ये भी निर्देश दिया जा रहा है कि यूपी का कोई भी निवासी खुले आसमान के नीचे नहीं सोना चाहिए, जिसका रियलिटी चेक भी लगातार प्राइम टीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर उतर कर रही है। फिलहाल 41 जिलों में कोहरे को लेकर अलर्ट है और सर्दी का सितम यूं ही लगातार कुछ दिनों तक देखने को मिलेगा, क्योंकि मौसम विभाग ने आगामी कुछ दिनों के लिए भी अलर्ट जारी किया है। और साथ ही साथ स्कूलों को भी निर्देश दिया गया है। 8वीं तक के स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है और उम्मीद है कि ये छुट्टियां और ज्यादा बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि 20 तारीख तक यूपी के लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। इसके साथ ही यूपी के स्कूल को निर्देश दिया गया है और 9वीं से जो भी ऊपर की कक्षाएं हैं जिनका संचालन लगातार हो रहा है, उनको भी निर्देश दिया गया है कि कक्षाओं का संचालन सिर्फ सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। और अगर कोई भी स्कूल नियमों की अनदेखी करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि लगातार ठंड लोगों की परेशानियों को बढ़ा रही है। सूर्यदेव के दर्शन तो हो जा रहे हैं, लेकिन तेज और सर्द हवाओं ने लोगों को और ज्यादा परेशान कर दिया है। यूपी में ठिठुरन बढ़ गई है, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। सड़कों पर लोग अपने हाथ को सेकते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जो ठंड है वो अब लोगों को परेशान कर रही है। और आज 11 शहरों में कोल्ड डे की चेतावनी जारी कर दी गई है। बारिश तो थम चुकी है, चूंकि मौसम विभाग ने साफ तौर पर पहले ही कह दिया था कि नए साल की शुरुआत बारिश से होगी और लगातार बारिश भी देखने को मिली थी। और अगर हम बीते 10 दिनों की बात करें तो बीते 10 दिनों में 2.6 मिलीमीटर यूपी में बारिश दर्ज की गई है। महज यूपी में 2.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। अभी मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि अब यूपी में फिलहाल बारिश तो नहीं होगी, लेकिन जो ठंड है वो अभी और ज्यादा बढ़ेगी और घने कोहरे की वजह से लोगों को और ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। लगातार परिवहन विभाग भी लोगों से अपील कर रहा है। ऐसे में रोडवेज बसों के संचालन को लेकर भी कई अहम दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो अरविंद तिवारी हरदोई से और साथ ही गोरखपुर से अनेश इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले रुक करेंगे अरविंद तिवारी का। अरविंद, देखिए लगातार जो कोहरा है वो बढ़ता जा रहा है, ठंड लोगों की परेशानियों को बढ़ा रही है। अगर हम मौजूदा वक्त की बात करें तो हरदोई में मौसम का मिजाज कैसा है? लगातार बढ़ रही है, क्योंकि अभी कल और परसों मौसम ज्यादा खराब रहा। लग रहा था कि बारिश होगी, लेकिन बारिश तो कहीं बारिश तो नहीं हो पाई, लेकिन शीतलहर जो है वो लगातार जारी है। आज अगर बात करें हरदोई जिले की तो यहाँ पे कोहरा जो है पूरी तरह छाया हुआ है। बीती रात से जो है अच्छी खासी सर्दी है और अभी भी कोहरा जो है
पूरी तरह छाया हुआ। आम जनमानस की अगर बात करें तो आम जनमानस बहुत परेशान है। अगर ट्रेनों बिल्कुल की बात करें तो ज्यादातर बिल्कुल ट्रेनें ठीक लेट है, हैं। रुक करेंगे धनेश का। धनेश देखिए, लगातार जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। घना कोहरा लगातार लोगों के जनजीवन पर बुरी तरीके से प्रभाव कर रहा है। ऐसे में साफ तौर पर किस तरीके से आम जनमानस पर बढ़ती हुई ठंड का प्रभाव देखने को मिल रहा है? जी जी, तो मैं आपको बता दूं कि ठंड का सीजन जारी है। जैसा कि मौसम विभाग ने अलर्ट किया था कि कोल्ड डेज आज 11 जिलों को कोल्ड डेज बताया था, तो उस तरह से गोरखपुर में भी पूरी तरह से आज पूरी देर तक 11 बजे हैं, दर्शन तक नहीं हुए लोगों को। जगह जगह जो है अलाव और चाय की टोस्टियां लेकर के अपने ठंड को जो है किसी तरह अपने गंतव्य को निकल रहे हैं। और बाकी अगर आप देख सकते हैं हमारे पीछे सड़कों पे पहिए भी जाम हो चुके हैं। पूरी तरह ठंड का सिस्टम जो है सड़क ही नहीं, आसमान में भी उसके कारण देखने को मिल रहे हैं। बात की जाए वायु जो कई फ्लाइटें रद्द भी कर दी गई हैं, और जो ट्रेन है ट्रेन के पहिए भी कोहरे का असर दिख रहा है। कई घंटे जो लेट चलने ट्रेनें चल रही हैं, विजिबिलिटियां कम मिल रही हैं। उसको लेकर यातायात विभाग भी गोरखपुर का पूरी तरह से सतर्क है। लोगों को बता रहे हैं कि अगर सड़कों में चलना है तो अपनी विजिबिलिटी जो लगाई जाती है, लाइटें जो है येलो लाइटें लगाई जाए। रात में अगर जरूरत हो तभी निकले सड़कों पे, वरना ना निकले। कोहरे और जो ठंड का सीधा यहाँ के जो गलन है, जिस तरह से हड्डियां गला देने वाली जो हवाएं चल रही हैं, हम खड़ा हूँ रोड पे खड़े, हमको ही पता चल रहा है कि क्या व्यवस्थाएं हैं। जो आज ठंड किस तरह की पड़ी है, लोग हमारे सामने जो है अलाव लोग सेक रहे हैं, राहगीर जो है अलाव सेक कर अपना आते जाते लोग वहाँ पे ठंड से दिक्कतें हो रही हैं। लोग अलाव सेक रहे हैं, चाय पी के चुस्कियाँ लेके कर रहे हैं। और बात की जाए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट दिख रही है। रात को आने जाने वाले जो राहगीर है, दूर दराज से आने उनके लिए रैन बसेरों का पूरी तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं। भोजन भी उनके रैन बसेरों में मुख्यमंत्री का आदेश है कि जो दूर बिल्कुल ठीक है, यानी कि धनेश साफ तौर पर माना जाए कि रैन बसेरे में समुचित व्यवस्थाएं हैं और जिला प्रशासन भी सक्रिय है। अरविंद देखिए, गोरखपुर में तो रैन बसेरे में व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त नजर आ रही हैं। क्या हरदोई में भी व्यवस्थाएं पूरी देखने को मिल रही है रैन बसेरे के अंदर? क्या जिला प्रशासन वाकई सक्रिय है क्या ग्राउंड जीरो पर? अरविंद जी, अरविंद, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं आप हरदोई की बात करें तो यहाँ नगर पालिका जो भी क्षेत्र है उनमें तो चूंकि व्यवस्था ठीक ठाक है, रैन बसेरे की व्यवस्था है, अलाव की व्यवस्था भी कराई गई है। लेकिन अगर बात करें, धन्यवाद आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो अयोध्या में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अब 41 भाषाओं में अयोध्या का टूरिस्ट ऐप बनाया जाएगा। ऐप में अयोध्या की पूरी जानकारी होगी और अयोध्या के प्रमुख स्थलों का भी एक पूरा विवरण होगा और परिवहन के साधनों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही पार्किंग स्थल, मल्टी लेवल पार्किंग की जानकारी दी जाएगी। साथ ही प्रमुख ठहराव स्थलों का भी एक पूरा ब्यौरा इस ऐप में तैयार किया जाएगा। रेलवे, बस, विमान की सेवाओं के साथ सूचनाएं होंगी। हिंदी, अरबी, चीनी, फ्रेंच, अंग्रेजी में भी मदद मिलेगी। तो 41 भाषाओं में ये जो ऐप है इसको बनाया जाएगा, जिसकी जल्द ही लॉन्चिंग होगी, क्योंकि लगातार अयोध्या विकास के पथ पर अग्रसर है। और जब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा तो उसके बाद सरकार लगातार उम्मीद लगा रही है कि एक बड़े पैमाने पर टूरिस्ट अयोध्या आएंगे। ऐसे में उनकी भाषा समझना अयोध्या वासियों के लिए बहुत मुश्किल होगा, जो टूरिस्ट गाइड है उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो उन्हीं की मदद के लिए अब सरकार एक ऐप बना रही है। परिवहन के साधनों के बारे में जानकारी होगी, होटल, रिजॉर्ट से लेके हर एक डेटा इस पूरे ऐप में होगा और पार्किंग स्थल से लेके मल्टी लेवल पार्किंग तक की जानकारी अलग अलग भाषाओं में इस ऐप के जरिए लोगों को मिल सकेंगी। और रेल, बस, विमान की सेवाओं के साथ हर एक सूचना, पूरी अयोध्या के पूरा ब्यौरा इस ऐप में साफ तौर पर सरकार इंजेस्ट करने की तैयारी में है, ताकि एक ऐप में हर एक सुविधा लोगों को मिल सके।
तो हिंदी, अरबी, चीनी और फ्रेंच के साथ ही अंग्रेजी में भी इस ऐप में संपूर्ण अयोध्या की एक जानकारी होगी। और संपूर्ण अयोध्या की जानकारी के लिए सरकार अब एक ऐप भी बनाने वाली है। इस ऐप में अयोध्या का एक पूरा खाका साफ तौर पर देखने को मिलेगा। रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से लेकर सभी रिजॉर्ट, हॉस्पिटल और कहां क्या और कुछ घूमने वाला है टूरिज्म के लिहाज से अयोध्या में, इसका एक पूरा खाका तैयार किया जाएगा, जिसकी तैयारी में सरकार अब जुट चुकी है। और जल्द ही उम्मीद है कि ये ऐप लॉन्च किया जा सकता है। प्रमुख ठहराव स्थलों का भी इसमें ब्यौरा होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि जब अयोध्या में टूरिस्ट आएंगे तो वो विदेश से भी आएंगे और साथ ही साथ अलग अलग राज्यों से भी आएंगे। ऐसे में एक जो भाषा का प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है और वो प्रॉब्लम टूरिज्म के लिए हर्डल ना बने, यानी कि कठिनाई ना बने, इसके लिए सरकार अब एक पूरी तरीके से ऐप तैयार कर रही है। इस ऐप में पूरी अयोध्या की जानकारी होगी। संपूर्ण अयोध्या कहा जाए तो इस पूरे ऐप में समाता हुआ नजर आएगा। तो हिंदी, अरबी, चीनी, फ्रेंच और अंग्रेजी में भी जो टूरिस्ट आएंगे उनको मदद मिलेगी। उन्हें किसी भी अन्य भाषा के गाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस ऐप की मदद से वो अयोध्या में जहां पहुंचना चाहे बेहद ही आसानी से पहुंच सकते हैं। और तकरीबन 31 से 41 भाषाओं में ये ऐप चलेगा और इस ऐप में हर एक जानकारी पूरे अयोध्या की मिलती हुई नजर आएगी। शक्ति सिंह ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति, देखिए लगातार टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो सरकार है वो अयोध्या के लिए काम कर रही है। अब इस ऐप के मदद से जो टूरिस्ट अयोध्या पहुंचेंगे उनको किस तरीके से आसानी होगी? जी, जिस तरीके से ऐप बनाए जा रहे हैं यहाँ पे लोगों के देख रेख के लिए और 22 जनवरी के बाद में जितने लोग आने वाले हैं अयोध्या में, बीजेपी की तरफ से जो तैयारियां की जा रही हैं लोगों को प्रभु श्री राम जी के दर्शन कराने के लिए, मंदिर के दर्शन कराने के लिए, उसका खास ध्यान रखा जा रहा है। लोगों की रहने की व्यवस्था की जा रही है। लोग बाहर से आएंगे, दूसरे देशों से आएंगे लोग यहाँ पे दर्शन करने, दूसरे प्रदेशों से लोग आएंगे, तो यहाँ की जो मूल भाषा वो लोग थोड़ा कम जानेंगे। इसके लिए ऐप का निर्माण किया गया है जिससे कि लोगों में कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो, चीजें जो है वो बहुत ही इजी हो जाएं और लेके सभी चीजों को कहीं भी जाना रहेगा, किसी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना रहेगा, तो उस हिसाब से ऐप को डिजाइन किया जा रहा है कि सारी चीजें जो है वो एकदम से इजी रहें। बिल्कुल, देखिए शक्ति, लाजमी है कि देश और विदेश से हजारों लाखों यूं कहे करोड़ों की तादाद में पर्यटक अब अयोध्या पहुंचेंगे। ऐसे में सरकार अब ये जो ऐप बना रही है इसको लॉन्च कब तक किया जा सकता है और कितनी भाषाओं में ये ऐप आएगा? अगर भाषाओं की बात करें तो भाषाएं लगभग जितनी हैं उतनी भाषाओं में लॉन्च करेंगी, क्योंकि ये नहीं पता है कि आदमी कहाँ से आने वाला है अयोध्या के लिए, क्योंकि पूरे विश्व की निगाहें अयोध्या पे हैं और प्रभु श्री राम जी के लिए लोगों ने बहुत ही इंतजार किया है। तो इंतजार की घड़ी अब खत्म हो रही है। उसके बाद में, खत्म होने के बाद में लोगों का उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। तो लोग कहाँ कहाँ से आएंगे इसका पता नहीं। इसके लिए हर एक लैंग्वेज में ये ऐप एप्लीकेशन को डिजाइन किया जा रहा है कि किसी भी भाषा, कोई भी भाषा हो, उसका उनके पास में जरूर रहना चाहिए कि हाँ इस भाषा का ट्रांसलेट हमको मिल जाए। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद शक्ति इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।